नमस्कार सभी को। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसपैरेशन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ट्रांसपैरेशन इस टॉपिक को हमने पिछली 2 कक्षाओं से कंटिन्यू में से पढ़ रहे हैं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने ट्रांसपैरेशन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा और इसकी मैकेनिज्म को पढ़ा कि किस प्रकार से रंध्र जो है इनके माध्यम से ट्रांसपैरेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, रंध्र खुलते किस प्रकार से और बंद किस प्रकार से होते हैं, इससे जुड़ी हुई विभिन्न मैकेनिज्म को हमने पढ़ा। तो आज इस ट्रांसपैरेशन की सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए इसका पार्ट 3 प्रारंभ करते हैं और जो कि इसका अंतिम पार्ट है। और इस पार्ट के दौरान हम पढ़ेंगे ट्रांसपैरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास को अभी शुरू करते हैं। ट्रांसपैरेशन जो है इस प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं उन सभी कारकों को हम 2 श्रेणियों में विभक्त करते हैं। 2 कैटेगरीज बनाई है हमने। पहली कैटेगरीज है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल यानी बाह्य कारक। बाह्य कारक से तात्पर्य है वे फैक्टर्स जो प्लांट के बाहर प्रेजेंट होते हैं। प्लांट से बाहर का मतलब होता है प्लांट से बाहर उपस्थित जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है या इसके आसपास उपस्थित जो सॉइल है, सॉइल वाटर है, इससे जुड़े हुए जो फैक्टर्स हैं वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स कहलाते हैं। यानी पर्यावरण से जुड़े हुए कारक जो कि पादप के अंदर निहित नहीं होते, पादप के बाहरी वातावरण में मौजूद होते हैं, उन सभी कारकों को हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की संज्ञा देते हैं। उन्हीं कारकों में से पहला कारक है जिसे हम एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर का मतलब होता है वायुमंडलीय आर्द्रता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण में जो वायु प्रवाहित होती है, जो एयर उपलब्ध होती है, इस एयर के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होती है, उस हवा के अंदर नमी उपस्थित होती है और इस नमी को हम वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। अब क्या होता है, अगर हवा के अंदर नमी की मात्रा अधिक होगी तो मौसम जो है अपेक्षित रूप से थोड़ा ठंडा होगा और प्लांट जो है, प्लांट को अब ऐसे वातावरण में रह रहा है जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले से अधिक है और क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर की कंटेंट अधिक है, इसीलिए प्लांट को ट्रांसपैरेशन के द्वारा इसे अपने सबस्टोमेटल कैविटी में उपस्थित एयर जो है जिसके अंदर मॉइस्चर उपस्थित है उसे त्यागने की आवश्यकता नहीं होती है। एक्चुअली ट्रांसपैरेशन के दौरान क्या होता है कि अगर इस प्रक्रिया को देखें तो हमें इसका कारण समझ में आ जाएगा। ट्रांसपैरेशन के दौरान क्या होता है कि जो रंध्र होता है, रंध्र के नीचे हमने पढ़ी थी सबस्टोमेटल कैविटी होती है। तो यह जो कैविटी है, इस कैविटी के अंदर भी मॉइस्चर प्रेजेंट होती है, जल वाष्प पाई जाती है। यानी पानी जो है ट्रांसपैरेशन के द्वारा जब पादप से बाहर निकलता है तो उससे पहले यह पानी जो है वाष्प में बदलता है और यह पानी से बनी वाष्प जो है स्टोमेटा के नीचे इकट्ठी रहती है। तो अगर पर्यावरण के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर मौजूद अधिक है तब ट्रांसपैरेशन के द्वारा इस मॉइस्चर को कम रिलीज किया जाएगा। लेकिन अगर एनवायरनमेंट में मॉइस्चर जो है कम है, उस कंडीशन में ट्रांसपैरेशन के द्वारा अपने स्टोमेटल कैविटी में उपस्थित मॉइस्चर को अधिक रिलीज किया जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वायुमंडल के अंदर जितनी कम मॉइस्चर होगी उतना ही ट्रांसपैरेशन अधिक होगा और प्लांट जो है इससे मॉइस्चर रिलीज होती है। और वायुमंडल के अंदर जितनी अधिक मॉइस्चर प्रेजेंट होगी उतनी ही कम मात्रा में ट्रांसपैरेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि आर्द्र मौसम के अंदर नमी वाला जब मौसम होता है उस समय ट्रांसपैरेशन अपेक्षाकृत रूप से कम होता है। दूसरा कारण इसका टेम्परेचर भी है कि टेम्परेचर नमी अधिक होगी तो टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा और टेम्परेचर कम होने से जो है पत्तियां जो है इसके अंदर उपस्थित पानी जो है यह पानी जल वाष्प में बदलने की प्रक्रिया जो है ये भी धीरे पड़ जाती है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, जिसकी अभी हम ऊपर चर्चा कर रहे थे। टेम्परेचर जो है एक इनडायरेक्ट फैक्टर है, डायरेक्टली ट्रांसपैरेशन को कभी भी प्रभावित नहीं करता है, लेकिन टेम्परेचर जो है इनडायरेक्टली बहुत प्रभावित करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा वायु जो है गर्म होती चली जाएगी। जैसे जैसे वायु गर्म होगी वायु के अंदर मॉइस्चर जो है ये कम होती चली जाएगी और वायु में मॉइस्चर कम होगी तो ट्रांसपैरेशन जो है ये बढ़ जाएगा।
यानी टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को प्रभावित करता है। अधिक टेम्परेचर पर मॉइस्चर अधिक है, इसलिए अधिक टेम्परेचर के ऊपर मॉइस्चर चूंकि कम होती है, इसलिए ट्रांसपैरेशन जो है अपेक्षित रूप से अधिक होता है। दूसरा कारण और देखिए हम कि स्टोमेटा जो है सामान्यतः 0 डिग्री और टेम्परेचर पर या फिर 45 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर अधिक हो जाता है उस समय जो है स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ये भी एक स्टोमेटा क्लोजिंग और ओपनिंग से जुड़ा हुआ एक प्रक्रिया है कि अत्यधिक कम तापमान पर जब टेम्परेचर जो फ्रीजिंग टेम्परेचर के पास होता है या अधिक तापमान के ऊपर प्लांट जो है ये इसके स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। यहीं से एक टर्म निकल के आता है जिसे मिड डे क्लोजर कहते हैं। मिड डे क्लोजर में क्या होता है, गर्मियों के दौरान क्या होता है कि दोपहर के बाद टेम्परेचर जो बहुत अधिक बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि सूर्य की किरणें जो है बहुत तीव्रता से प्लांट के ऊपर गिरती हैं। सूर्य जो है आसमान के अंदर होता है और उस समय जब टेम्परेचर जो है सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस से अबव चला जाता है और जब टेम्परेचर इतना हाई चला जाता है उस कंडीशन में क्या होता है कि स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और स्टोमेटा बंद होने से ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया रुक जाती है। होना क्या चाहिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर क्या कहता है, टेम्परेचर बढ़ने से मॉइस्चर कम होता है और ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। लेकिन एक लिमिट तक जब तक टेम्परेचर बढ़ता है तब टेम्परेचर के साथ साथ ट्रांसपायरेशन भी बढ़ता है। लेकिन दोपहर के बाद मिड डे के टाइम जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से अबव चला जाता है उस समय जो है स्टोमेटा चूंकि बंद होने लग जाते हैं, इसलिए ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया रुक जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मिड डे क्लोजर कहते हैं। तो दूसरा एक रीजन और भी होता है कि 45 डिग्री सेल्सियस से अबोव जो टेम्परेचर है उस समय फोटो रेस्पिरेशन भी स्टार्ट हो जाता है। फोटो रेस्पिरेशन जो होता है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला श्वसन है। इसके अंदर सामान्य श्वसन के समान ही O2 को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया जाता है और इस समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। होना क्या चाहिए, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण चलता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 कंज्यूम होती है और O2 का उत्सर्जन होता है। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के बजाय प्रकाश श्वसन शुरू हो जाता है। इस टेम्परेचर के ऊपर प्रकाश श्वसन प्रारंभ हो जाने की वजह से अब यहाँ पर CO2 जो है इसका उपयोग नहीं होता बल्कि CO2 का प्रोडक्शन प्रारंभ हो जाता है। और जैसा कि हमने पढ़ा था स्टोमेटल मैकेनिज्म में कि CO2 का मान बढ़ने से, CO2 का लेवल बढ़ने से स्टोमेटा जो है ये क्लोज हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम मिड डे क्लोजर कहते हैं। तो हमने देखा कि टेम्परेचर जो है किस प्रकार से है कि इनडायरेक्टली इस प्रक्रिया को प्रभावित करने का कार्य करता है। अगला है विंड। विंड यानी हवा का प्रवाह है। अब हवा का प्रवाह का मतलब होता है कि प्लांट की पत्तियां हैं, पत्तियों से जब ट्रांसपायरेशन होता है, ट्रांसपायरेशन के दौरान पत्तियों से वाष्प बाहर निकलती है और पत्ती के चारों ओर जो है ये वाष्प उपस्थित होती है। अगर हवा का प्रवाह अधिक होगा तो यह हवा का प्रवाह इस वाष्प को हटाकर दूर ले जाएगा। अब क्या होगा, पत्ती क्या जो हवा जो है उस मॉइस्चर को हटा देती है, हटाने से पत्ती फिर क्या करेगी, पत्ती जो मॉइस्चर को रिलीज करेगी और अपने चारों ओर जो है एक इन्वायरमेंट बनाने का प्रयास करेगी जिसके जहां मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया का सीधा सा तात्पर्य ये है कि पत्ती से रिलीज होने वाली जो मॉइस्चर है यह पत्ती के चारों तरफ, चारों ओर एक माइक्रो इन्वायरमेंट बनाती है। एक छोटा सा एरिया के अंदर एक विशेष इन्वायरमेंट बनाती है जहां पर मॉइस्चर कंटेंट अधिक होता है। लेकिन हवा का प्रवाह क्या करता है, विंड के फ्लो की वजह से इस मॉइस्चर को धीरे धीरे, विंड का प्रवाह जो है इस मॉइस्चर को हटा देता है। इसलिए प्लांट जो है इस मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए और तेजी से ट्रांसपायरेशन करते हैं। तो हवा जो है इसका प्रवाह अधिक होने पर ट्रांसपायरेशन अधिक होता है और ये हवा जो है अगर गर्म हवा चल रही है तो ट्रांसपायरेशन और अधिक तेजी से संपन्न होता है। तो अगला पॉइंट है हमारा लाइट। लाइट एक्चुअली लाइट जो है हमने स्टोमेटल मैकेनिज्म में पढ़ा था, स्टोमेटा प्राय दिन के समय खुलते हैं और रात्रि के समय बंद होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस के अंदर प्लांट जो है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज आदि पदार्थ बनते हैं जिसकी वजह से स्टोमेटा जो है खुलते हैं। तो प्लांट के अंदर स्टोमेटल ओपनिंग की जो मैकेनिज्म है, रंध्र खुलने की जो प्रक्रिया है वो काफी हद तक लाइट से डिपेंडेंट होती है और क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि
अगर लाइट प्रेजेंट होगी, दिन का समय होगा तो ट्रांसपैरेशन अधिक होता है, और लाइट जब अब्सेंट होती है, रात्रि के समय होता है, उसमें ट्रांसपैरेशन बंद हो जाता है क्योंकि स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो लाइट जो है स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग को प्रभावित करने वाला कारक है। और लाइट में हम देखते हैं कि लाइट में का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें 7 कलर की लाइट होती है, और उन 7 कलर में से जो रेड एंड ब्लू कलर की लाइट होती है वो स्टोमेटल ओपनिंग को ज्यादा एनहांस करती है। यानी जो लाल रंग का प्रकाश है या नीले रंग का प्रकाश है, उसकी उपस्थिति में रंध्र जो है उसकी खुलने की प्रक्रिया जो है ये तेजी से संपन्न होती है। अगला पॉइंट है एटमॉस्फेयर प्रेशर या वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब जो है, इसकी वजह से वायुमंडल में उपस्थित जो एयर है इसके ऊपर असर पड़ता है। जितना वायुमंडलीय दाब अधिक होगा, वायु जो है उसकी डेंसिटी अधिक होती जाएगी, तो एयर जो है एयर की डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, और एटमॉस्फेयर प्रेशर जब कम होगा उस समय एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जब एयर की डेंसिटी कम होती है उस समय ट्रांसपैरेशन की प्रक्रिया अधिक हो जाएगी, और जब एयर की डेंसिटी बढ़ जाती है, हवा जो है इसकी सघनता बढ़ जाएगी, उस समय ट्रांसपैरेशन जो है ये प्रक्रिया कम हो जाती है। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है एक्चुअल में एयर डेंसिटी को प्रभावित करता है, और एयर की डेंसिटी होने से, सघनता होने से ट्रांसपैरेशन कम हो जाता है। और एयर डेंसिटी यानी कहने का मतलब ये है कि जब लो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा उस समय ट्रांसपैरेशन अधिक होगा क्योंकि एयर डेंसिटी भी कम है। अगला फैक्टर जो है यह है अवेलेबल सोइल वाटर। हमने एसेंट ऑफ शेप में पढ़ा था कि सोइल में जितना अधिक वाटर मौजूद होगा उस अनुपात में अगर ट्रांसपैरेशन होता है तो उस सोइल वाटर को अब्जॉर्ब करने की प्रवृत्ति जो है ये बढ़ जाती है। एसेंट ऑफ शेप में हमने ये पढ़ा था कि ट्रांसपैरेशन जब अधिक होगा उस समय सोइल से पानी को उतना ही अधिक अब्जॉर्ब किया जाएगा, और अगर वाटर अवेलेबल है, उसे अब्जॉर्ब किया गया है, तभी उसे ट्रांसपैरेशन के द्वारा जो है वाष्प में बदलना संभव है। अगर सोइल में वो वाटर ही अवेलेबल नहीं है तो उससे ट्रांसपैरेशन की प्रक्रिया भी संभव नहीं हो जाएगी, और प्लांट जो है स्थायी रूप से मुरझाने लग जाता है। तो सोइल वाटर की अवेलेबिलिटी जो है इसके द्वारा भी ट्रांसपैरेशन को नियंत्रित किया जाता है। ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर थे जो कि ट्रांसपैरेशन को प्रभावित करते हैं। इसके पश्चात चलते हैं हम इंटरनल फैक्टर्स या आंतरिक कारकों के ऊपर। तो आंतरिक कारकों से हमारा सीधा सा तात्पर्य ये है कि वे कारक जो पादप के अंदर मौजूद होते हैं, प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं, उन सभी फैक्टर्स को हम इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं। और इनमें से पहला फैक्टर है लीफ एरिया, या लीफ एरिया का मतलब होता है पत्ती जो है, पत्ती का क्षेत्रफल कितना है। अब सीधा सा तात्पर्य ये है कि पत्ती का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उस पर रंध्र भी उसी अनुपात में अधिक होंगे, और रंध्र अधिक अनुपात में है उस पर सूर्य की किरणें भी अधिक पड़ेगी, तो ट्रांसपैरेशन भी अधिक होगा। तो पत्तियां जितनी बड़ी होगी वो उतनी अधिक तेजी से ट्रांसपैरेशन करने में सक्षम होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने लायक है, अगर हम एक बड़ी पत्ती को और एक छोटी पत्ती को कंपेयर करें तो बड़ी पत्ती का चूंकि एरिया अधिक है और छोटी पत्ती का एरिया कम है, तो बड़ी पत्ती से ट्रांसपैरेशन जो अपेक्षित रूप से अधिक हो रहा है। लेकिन एक फैक्टर यहाँ पर और काम करता है कि बड़ी पत्ती जो है उसके अंदर जो यूनिट एरिया की अगर बात करें, यानी इकाई क्षेत्रफल से ट्रांसपैरेशन रेट की बात करें, यानी इकाई क्षेत्रफल में होने वाली वाष्पोत्सर्जन की दर की अगर बात करें, वह जो दर है यह छोटी पत्तियों की अधिक होती है और बड़ी पत्तियों के अंदर यह दर जो है कम होती है। समझने वाली बात है। वापिस मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूंगा कि बड़ी पत्तियां जो हैं और छोटी पत्तियां, इसके इकाई क्षेत्रफल से ट्रांसपैरेशन की रेट को अगर कंपेयर करें तो इकाई क्षेत्रफल का जो ट्रांसपैरेशन की दर है वह छोटी पत्तियों में अधिक होती है। इकाई क्षेत्रफल का मतलब एक समान एरिया ले लिया हमने दोनों पत्तियों में, एक बड़ी पत्ती का समान एरिया और छोटी पत्ती का भी उतना ही एरिया। उस एरिया की अगर बात करें तो छोटी पत्ती जो है उससे ट्रांसपैरेशन इस एरिया से अधिक होता है, समझते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें बड़ी पत्तियों से ट्रांसपैरेशन अधिक हो रहा है और छोटी पत्तियों से ट्रांसपैरेशन कम होता है। नेक्स्ट है लीफ की स्ट्रक्चर। लीफ की स्ट्रक्चर का मतलब होता है पत्ती की सतह के ऊपर, अधिचर्म के ऊपर कई आवरण पाए जाते हैं, जैसे कि मोटी क्यूटिकल उपस्थित होती है, कुछ पत्तियों में वैक्स की लेयर, मोम की परत उपस्थित होती है,
कुछ पत्तियों में ऊपर हेयर्स की लेयर पाई जाती है। ये जो परतें एपिडर्मिस के ऊपर उपस्थित है, ये सभी इन प्लांट्स के लिए अडेप्टेशन के रूप में काम करते हैं। ये सभी इन पादपों का अनुकूलन है, जो कि ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया को, ट्रांसपायरेशन की जो दर है, इस दर को कम करने का कार्य करते हैं। तो पत्ती की संरचना के यह जो भाग है, इनके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को सीमित किया जाता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया इनसे कम हो जाती है। रेगिस्तानी आवास के कुछ पादप जैसे कि कनेर आदि, इनके अंदर कनेर यानी नीरियम जो है, इनके अंदर क्या होता है कि रंध्र जो है सामान्यतया निचली सतह पर पाए जाते हैं, और कुछ पत्तियां कनेर आदि इस प्रकार से भी है कि रंध्र जो है वो अधिचर्म के ऊपर उपस्थित नहीं होते, बल्कि अंदर धसे हुए पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो रंध्र, जो धसे हुए रंध्र होते हैं, इन्हें हम सनकेन स्टोमेटा कहते हैं। यानी सतह पर उपस्थित न होकर अंदर जो है खांच बनती है, उस खांच में अगर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं तो उसे सनकेन स्टोमेटा कहते हैं। तो सनकेन स्टोमेटा वाली पोजीशन के अंदर भी क्योंकि रंध्र जो है वातावरण के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होते, इसलिए यहाँ पर भी ट्रांसपायरेशन जो है अपेक्षाकृत रूप से कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इकाई क्षेत्रफल में रंध्रों की संख्या कितनी है। अगर इकाई क्षेत्रफल में रंध्र अधिक है तो अधिक ट्रांसपायरेशन होगा, और इकाई क्षेत्रफल में रंध्र अगर कम है तो ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया कम होगी। तो यानी ये लीफ स्ट्रक्चर है जो कि कई बिंदुओं से ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया को प्रभावित करने का कार्य करता है। अगला है रूट शूट रेशियो। रूट शूट रेशियो का मतलब ये है कि रूट के कंपैरिजन में शूट जो है ये कितना अवेलेबल है। ये रूट प्लांट जो है इसके अंदर रूट सिस्टम अधिक डेवलप है या शूट सिस्टम अधिक डेवलप है, इससे रिलेटेड जो है चीज यहाँ पर होती है। रूट शूट रेशियो को हम इस तरह से समझ सकते हैं। रूट सिस्टम से मतलब ये है कि वाटर अब्जॉर्बिंग सिस्टम। रूट सिस्टम मतलब पानी को अब्जॉर्ब करने वाला सिस्टम। यह सिस्टम जितना रिच होगा पानी उतना ही ज्यादा अब्जॉर्ब होगा। दूसरा है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम का मतलब होता है शूट के अंदर तना और पत्तियां मौजूद होते हैं, जहां से ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो जितना अधिक शूट सिस्टम डेवलप होगा उतना ही अधिक ट्रांसपायरेशन होगा। तो यानी रूट सिस्टम का काम है पानी को ऑब्जॉर्ब करना, और शूट सिस्टम का काम है पानी को ट्रांसपायरेशन करना। अब दोनों का अनुपात इस चीज पर डिपेंड करेगा कि शूट सिस्टम मान लो ज्यादा डेवलप है तो उसे क्या चाहिएगा, उसे पानी चाहिएगा, और पानी तभी मिलेगा जब रूट सिस्टम के द्वारा पानी जो है इसे अब्जॉर्ब किया जाएगा। तो खाली शूट सिस्टम अगर डेवलप है, रूट सिस्टम डेवलप नहीं है, तो पानी जब अब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा तो उसे उसका ट्रांसपायरेशन भी करना मुश्किल है। और अगर इसका उल्टी कंडीशन अगर बात करें, किसी प्लांट का रूट सिस्टम डेवलप है लेकिन शूट सिस्टम डेवलप नहीं है, रूट सिस्टम पानी को अब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन शूट सिस्टम के द्वारा ट्रांसपायरेशन ही नहीं हो रहा, तब भी ट्रांसपायरेशन की दर कम है। तो रूट और शूट का एक रेशियो जो है इस पर डिपेंड करेगा कि ट्रांसपायरेशन जो है किस प्रकार से और किस दर से। लेकिन फिर भी इन शॉर्ट अगर हम कहें कि अगर रूट और शूट का रेशियो अधिक है, रूट शूट रेशियो अधिक है, यानी रूट सिस्टम ज्यादा डेवलप है, शूट सिस्टम की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा डेवलप है, उस कंडीशन में वाटर अब्जॉर्प्शन वो थोड़ा ज्यादा होगा, और वो अगर ज्यादा है तो ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया भी आनुपातिक रूप से ज्यादा होगी। और जिन प्लांट्स में रूट सिस्टम ही कम डेवलप है वहां पर ट्रांसपायरेशन अपेक्षाकृत रूप से कम होगा। अब चलते हैं हम लीफ ओरिएंटेशन, जो कि चौथा पॉइंट है, पत्तियों का विन्यास। पत्तियां किस विन्यास में स्थित है। पत्तियां अगर सूर्य की तरफ फेस करके स्थित है, सनलाइट को फेस कर रही है, और पूरी पत्ती की सतह पर अगर सूर्य की किरणें गिर रही हैं, तब क्या होगा, पत्ती जो है इससे ट्रांसपायरेशन अधिक होगा क्योंकि पत्ती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन पत्तियों का ओरिएंटेशन इस प्रकार से है कि सनलाइट को फेस न करके सनलाइट के 90 डिग्री एंगल पर मौजूद है। इससे पत्ती की सतह पर गिरने वाली सूर्य की किरणें जो है यह मिनिमम हो जाती है। इस कंडीशन में ट्रांसपायरेशन की दर कम हो जाएगी। जितना अधिक प्रकाश सूर्य की या सूर्य की किरणें जो है ये पत्ती की सतह पर गिरेगी उतना ही अधिक ट्रांसपायरेशन होगा। तो पत्तियों जो विन्यास है, यह विन्यास भी इसके द्वारा भी निर्धारित होता है कि ट्रांसपायरेशन जो है ये दर कितनी होगी। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने पढ़ा कि ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया जो है इसे प्रभावित करने वाले कौन कौन से बाह्य कारक है,
कौन कौन से आंतरिक कारक है। ट्रांसपैरेंसी टॉपिक को हम अगली क्लास में भी कंटिन्यू रखेंगे। पार्ट जो 4 होगा, उस पार्ट 4 के अंदर हम ट्रांसपैरेंसी की इंपॉर्टेंस के बारे में हम अध्ययन करेंगे और जल रंध्रों से होने वाले बिंदु स्राव की प्रक्रिया का हम अध्ययन करेंगे। तो इस ट्रांसपैरेंसी के टॉपिक को हम आगे की नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। तो सभी आप इसी प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।